आज के पाठ का शीर्षक है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच। इस पाठ में आप पढ़ेंगे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच किन परिस्थितियों में विकसित होता है, उसके विविध चरण क्या हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इस कालखंड को हमने विविध श्रेणियों में विभाजित किया है, जो उस कालखंड की प्रवृत्ति विशेष की तरफ भी संकेत करता है और हिंदी रंगमंच की वर्तमान स्थिति और इसके विकास की समस्या को भी देख पाएंगे। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से भारतीय रंगमंच में गतिशीलता आती है। हिंदी रंगमंच इसके केंद्र में है। इसमें एक तरफ राज्य ने संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना करके राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की पहल की, वहीं स्वतंत्र रूप से नाटककारों, निर्देशकों और अभिनेताओं का भी आगमन हुआ, जिन्होंने रंगमंच को गति दी और 70 के दशक तक आते आते इसने रंगांदोलन की शक्ल ले ली। टेलीविज़न के आने के बाद रंगमंच की धारा मंद पड़ी, लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में फिर एक नया रंगमंच उभरता हुआ दिख रहा है। स्वातंत्र्योत्तर भारतीय रंगमंच में अनेक धाराएं हैं। एक धारा औपनिवेशिक विरासत की है, जो आधुनिक पाश्चात्य रंगमंच की यथार्थवादी पद्धति का अनुसरण करती है, जिसकी प्रेरणा इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आदि के नाटक और आधुनिकता की विचारधारा है। यथार्थवादी रंगमंच की यह धारा मानती है कि आधुनिक मूल्यों, जीवन और संघर्ष को रंगमंच पर व्यक्त करने के लिए यथार्थवादी पद्धति ही उपयुक्त है। भारत में भी इस पद्धति की उपस्थिति 100 साल से अधिक की हो गई है, इसलिए इसका एक भारतीय संस्करण भी बन गया है। दूसरी धारा है जो भारतीय रंगमंच की स्थापना के लिए परंपरा और उपनिवेश पूर्व के रंगमंच की जड़ों से मार्ग निकालने पर जोर देती है। इस क्रम में संस्कृत नाटकों और परंपराशील शैली की तरफ भी रंगकर्मी जाते हैं। 70 के दशक तक आते आते रंगमंच राष्ट्र के केंद्र से हटकर परिधि की ओर बढ़ता है। केंद्र से मोह भंग की रंगमंचीय अभिव्यक्ति के लिए एक प्रामाणिक भारतीय शैली की तलाश शुरू होती है, जिससे मूलधर्मी रंगमंच अर्थात जड़ों का रंगमंच, अंग्रेजी में थिएटर ऑफ रूट्स का नारा सामने आता है। यह नारा 70 के दशक में रंग अध्येता सुरेश अवस्थी देते हैं। इतिहास और मुख्य धारा की आवाज़ में गुम हुई आवाज़ें जब मुखर होती हैं, तब लिंग, जाति, निम्न वर्गीय प्रश्नों को जगह मिलती है। 90 के बाद के दशक में तकनीक का प्रयोग रंगमंच पर हावी होने लगता है। इस पूरे कालखंड में, यानी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, विविध अभिव्यक्तियाँ रंगमंच पर हैं, जिनका एक ऐतिहासिक क्रम भी है। इस क्रम में कुछ अभिव्यक्तियाँ अधिक मुखर हैं और कुछ की समानांतर उपस्थिति है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की जो पहल हुई उसके बारे में बात करते हैं। 1950 के दशक में साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। संगीत नाटक अकादमी को प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें रंगमंच भी था। संगीत नाटक अकादमी ने दिल्ली में 1956 में राष्ट्रीय ड्रामा सेमिनार आयोजित किया था, जिसका केंद्रीय प्रश्न था कि भारतीय रंगमंच किस तरह अतीत, परंपरा और वर्तमान का समन्वय करते हुए भविष्य की ओर बढ़ेगा। इस सेमिनार में देश के लगभग सभी रंग अध्येता शामिल हुए थे, जिनमें जगदीश चंद्र माथुर, इब्राहिम अलकाजी, सुरेश अवस्थी, वी राघवन, प्रभाकर माजवे इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस सेमिनार की कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं। 1876 ईस्वी का ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट और रंगमंच पर लगने वाला मनोरंजन कर हटाना, रंग स्थलों का निर्माण करना और एमेच्योर और पेशेवर रंग समूहों को आर्थिक सहायता देना, प्रशिक्षण के लिए एक केंद्रीय संस्थान की स्थापना करना, लोक कलाओं के अध्ययन और संरक्षण को प्रोत्साहित करना, रंगमंच और शिक्षा को जोड़ना और रंग महोत्सव का आयोजन करना एवं प्रकाशन योजना, यानी कि नाटकों के प्रकाशन की योजना। जाहिर है कि एक नए बनते हुए राष्ट्र में राज्य के संरक्षण में रंगमंच को विकसित कर भारत की राष्ट्रीय पहचान बनाकर उसे विश्व में प्रस्तुत करने की परियोजना पर विचार करने के लिए विद्वान इकट्ठे हुए थे। भारत जैसे देश में राष्ट्र का निर्माण ही एक जटिल प्रक्रिया है। विविधता में एकता का सूत्र और मेल्टिंग पॉट का सिद्धांत विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी विविधताओं को आधुनिकता की प्रक्रिया के तहत एक हो जाना था। लेकिन भारत यूरोपीय राष्ट्रों की तरह नहीं था, यह यूरोप की तरह था। जैसे यूरोप में जर्मन, स्वीडिश, फ्रांसीसी, नॉर्वेनियन
और अंग्रेजी रंगमंच थे, भारत में मराठी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी इत्यादि दूसरी भाषाओं के रंगमंच थे। इतनी सारी भाषाओं के रंगमंच के बीच किस भाषा के रंगमंच को या इतनी सारी परंपराओं के बीच किस परंपरा को राष्ट्रीय रंगमंच की संज्ञा दी जाती? इस सेमिनार में हिंदी भाषा के रंगमंच से यह उम्मीद की गई कि वह राष्ट्रीय रंगमंच के स्वप्न को साकार करे, क्योंकि हिंदी भारत के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाने वाली संपर्क भाषा थी। हिंदी रंगमंच ने यह विश्वास भी दिलाया कि यह भारतीय रंगमंच का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जब रंगमंच में नाटककार केंद्र में आए और उन्होंने रंगमंच को गति दी। ये नाटककार रंगमंच के सूत्रधार थे। निर्देशक इन नाटकों के व्याख्याकार और अभिनेता अनुकर्ता थे। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर जैसे नाटककारों ने हिंदी में आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, अंधा युग, कोणार्क, पहला राजा जैसे नाटकों से साहित्यिक नाटक और मंचीय नाटक के भेद को पाट दिया और रंगमंच को भी गति दी। इन नाटककारों ने बाद की पीढ़ी के सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मी नारायण लाल, मणि मधुकर, असगर वजाहत, नंद किशोर आचार्य जैसे नाटककारों को प्रेरित किया। राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की मुहिम में हिंदी केंद्रीय भाषा थी। हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के नाटक मंचित हुए। बहुत से नाटक तो मूल भाषा से भी पहले हिंदी में मंचित हुए। विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, महेश एल कुचवार, गोपू देशपांडे, चंद्रशेखर कंबार, आद्य रंगाचार्य, सतीश आलेकर जैसे विविध भाषी नाटककार हिंदी में खेले जाने के बाद राष्ट्रीय महत्व के नाटककार हुए। विदेशी भाषा के नाटकों का भी हिंदी में मंचन खूब हुआ। सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, मॉलियर, शेक्सपियर, इब्सन, चेखव, गोरकी, अल्बेयर कामू, बैकेट, ब्रेख्त इत्यादि नाटककारों के नाटकों ने हिंदी रंगमंच को समृद्ध करने के साथ इसे वैचारिक ऊर्जा भी दी। यद्यपि यह बहस भी चली कि हिंदी रंगमंच हिंदी नाटकों से समृद्ध होगा या हिंदी में मंचन से। 70 के दशक तक आते आते यह अनुभव किया जाने लगा कि आधुनिक नाट्य लेखन का ढर्रा पश्चिमी है और भारतीय रंगमंच में भारतीयता की खोज इसके पारंपरिक जड़ों से जुड़कर ही हो सकती है। इससे जड़ों के रंगमंच, थिएटर ऑफ रूट्स का मुहावरा सामने आया। नाट्य लेखन और मंचन में पारंपरिक रंग भाषा की तलाश होने लगी। इस तलाश के लिए संगीत नाटक अकेडमी ने युवा रंगकर्मियों को प्रोत्साहित किया। उत्सवों का आयोजन करके इन प्रयोगों को मंच भी दिया गया। हिंदी क्षेत्र में नौटंकी, आला अफसर, बकरी, हरिश्चंद्र की लड़ाई जैसे नाटकों में, नाचा, हबीब तनवीर के नाटकों में, नाच, अमली, माटी गाड़ी, विदेशिया जैसे नाटकों में, तमाशा, घासीराम कोतवाल में इत्यादि शैली के रंग तत्वों का इस्तेमाल हुआ। इस आंदोलन से यह आशंका भी जताई गई कि यह आधुनिक मूल्यों को रंगमंच से विस्थापित कर पुनरुत्थानवाद और धार्मिकता को रंगमंच पर प्रतिष्ठित करेगा, क्योंकि इस रंगमंच में बहुत सारी ऐसे अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियां रंगमंच पर दिखाई जाती थी। इससे यह संशय उपजा था और इसका उपयोग राजनीतिक रंगमंच को दिग्भ्रमित करने के लिए भी होगा। हबीब तनवीर और बाबा कारंत के नाट्य प्रयोगों ने इस आशंका को गलत साबित किया। बाद में लोक शैली के तत्वों का अलंकारिक सज्जा में उपयोग अधिक होने लगा। कथ्य को के ऊपर इसे थोपा जाने लगा। पारंपरिक रंगमंच और शैली के जो मूल अभिनेता थे उनको इस रंगमंच से कोई संरक्षक नहीं मिल सका। केवल हबीब तनवीर ने लोक शैली के अभिनेताओं के साथ रंगमंच किया और एकाध अन्य दूसरे लोगों ने। बाकी लोगों ने लोक शैली का केवल शिल्पगत प्रयोग करके उसे कथ्य का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया। हबीब तनवीर ने इसे अपने कथ्य का अनिवार्य हिस्सा बनाया और कई रंग शैलियों को संरक्षित किया। शहर और देहात के रंगमंच को थिएटर ऑफ रूट्स का यह आंदोलन करीब नहीं ला सका, जिसकी अपेक्षा की गई थी। अंततः अनुदान प्रायोजित इस रंगमंच का 90 के दशक के अंत तक आते आते धारा मंद हो गई। 90 के दशक के बाद हिंदी रंगमंच में महिला निर्देशकों का काम एक अलग ढंग से उभरता है और एक तरह से इसकी उपस्थिति बहुत जोरदार है। अनुराधा कपूर, त्रिपुरारी शर्मा, माया राव,
अनामिका हक्सर, अमाल अल्लाना, नीलम मानसिंह चौधरी, कीर्ति जैन इस दौर की कुछ उल्लेखनीय महिला निर्देशक हैं और इनकी प्रस्तुतियों में जेंडर का मसला देखने को मिलता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। और ऐसी प्रस्तुतियों के लिए इन्होंने प्रस्तुति के फॉर्म में बदलाव किया, यानी नाटक की रंग भाषा में काफ़ी बदलाव किए। महिला निर्देशकों ने जेंडर के जिन प्रश्नों को मंच पर लाया उन्हें आधुनिक रंगमंच में अब तक संबोधित ही नहीं किया गया था। इस प्रकार के काम से दो बातें सामने आई थी। इसने अपने विषय पर इस तरह से विचार किया जैसे कि इनके इन अनुभवों का अधिकांश हिस्सा अब तक अदृश्य रहा हो, और तब इन अनुभवों को ऐसे प्रस्तुत किया गया जिसने जो प्रदर्शन की परंपरा थी उसको हटाकर एक नई तरह की रंग भाषा को सामने लाया गया। 90 के दशक के बाद रंगमंच में नाटककार की स्थिति हाशिए पर जाते भी दिखती है। आलेख और निर्देशक केंद्र में आता है। निर्देशकों ने प्रस्तुति को अपनी निजी अभिव्यक्ति बनाने के लिए प्रस्तुति आलेख लिखे या लिखवाए। इसका एक कारण यह था कि जिन मसलों पर वह प्रस्तुति करना चाहते थे उस पर आलेख उपलब्ध ही नहीं थे, जैसे भूमंडलीकरण के प्रभाव पर या अस्मिताओं के उदय पर या किसी ऐसे ऐतिहासिक तथ्य को सामने लाने के लिए। इस दौरान रंगमंच पर सबसे अधिक उपस्थिति जिसकी हुई है और जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है तकनीक, और उसमें भी डिजिटल तकनीक। ध्वनि और प्रकाश उपकरणों के साथ वीडियो और डिजिटल तकनीक ने मंच पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, जिसके उत्साहजनक असफल और संयम जनित सफल दोनों तरह के प्रयोग हो रहे हैं। वैसे परंपरागत रंगकर्म भी इस दौर में भी उतना ही सक्रिय है। 21वीं सदी के आरंभ में रंगमंचीय सक्रियता बढ़ी हुई है, लेकिन रंगमंच करने के पीछे विचार और दृष्टि का अभाव दिखता है। सरकारी अनुदान को पाने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से वशीभूत रंगकर्म अधिक है। प्रस्तुतियों की भरमार के बीच उल्लेखनीय प्रस्तुतियों का अभाव है। भारत रंग महोत्सव जैसे महत्वाकांक्षी उत्सवों में भी हिंदी की गुणवत्तापूर्ण उपस्थिति नहीं होती है। रंगकर्म का विस्तार अपेक्षाकृत छोटे शहरों में हो रहा है। महोत्सव अधिक संख्या में होने लगे हैं। सिनेमा टेलीविज़न से जुड़ने के लिए शुरुआती मंच के रूप में नए अभिनेता इससे जुड़ते हैं, और वहीं सिनेमा टेलीविज़न से उबे दर्शक भी रंगमंच की तरफ आते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच में नाटकों से इतर साहित्यिक विधाओं की प्रस्तुतियों की भी परंपरा रही है, जिसमें कहानी, कविता, निबंध, उपन्यासों का मंचन किया गया। इसमें सबसे चर्चित और लंबे समय तक चलने वाला प्रयोग कहानी का रंगमंच साबित हुआ, जो 70 के दशक के अंत में निर्मल वर्मा की 3 कहानियों धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर और वीकेंड की प्रस्तुति से शुरू हुआ था। इसके निर्देशक थे देवेंद्र राजंकुर और प्रस्तुति को नाम दिया गया था 3 एकांत। इससे पहले भी कहानियां मंच पर प्रस्तुत होती रहती थी, लेकिन नाट्य रूपांतरण में इस प्रयोग में कहानी को मंच पर सीधे सीधे प्रस्तुत किया गया, यानी उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया था। इसमें कहानी का वाचन और अभिनय साथ साथ चलता था। दर्शकों को कहानी देखने और सुनने का आनंद एक साथ मिल रहा था। इसकी शुरुआत एकल अभिनय के रूप में हुई और बाद में बहुत सारे अभिनेताओं के साथ भी किया जाने लगा। कहानी का रंगमंच मुख्यतः अभिनेता केंद्रित रंगमंच था। इस मुहावरे में रंगमंच की अन्य सहायक सामग्रियों का जरूरत भर ही इस्तेमाल किया जाता है। कहानी के रंगमंच के साथ कविता का रंगमंच भी आया, लेकिन कविताओं के रंग प्रयोग के प्रयास तुलनात्मक रूप से अधिक धीमी गति से हुए। अभिनेताओं की असमर्थता और दृष्टि के अभाव में यह रंग प्रयोग गति नहीं पकड़ सका। पटना रंगमंच पर मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, श्रीकांत वर्मा के मगध, वात्स्यायन के असाध्य वीणा और रघुवीर सहाय की कविताओं के मंचन हुए। इनके अलावे भी मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का मंचन भी हुआ। वृत्त चित्र की शैली में भी रंगमंच में प्रस्तुतियां हुई हैं, खासकर 90 के दशक के बाद। त्रिपुरारी शर्मा ने व्यापक शोध के उपरांत एड्स रोगियों पर शिफा, कुष्ठ रोगियों पर काठगारी और बेड़नियों पर रंगधूलि को प्रस्तुत किया। सुनील शानबाग ने भी वृत्त चित्रात्मक शैली में कॉटन 55, पॉलिस्टर 84, सेक्स, मोरालिटी और सेंसरशिप और स्टोरीज इन सॉन्ग की प्रस्तुति की। इन वृत्त चित्रात्मक प्रस्तुतियों ने व्यापक स्वीकार्यता भी पाई, क्योंकि इसमें शैली का बंधन नहीं है और यथार्थवादी मुहावरे से अलग शैली में प्रस्तुत करके किसी एक विषय पर गहन विचार कर उसे प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी में
रंगमंच की कई वैचारिक धाराएं और प्रवृत्तियां रही हैं। एक तरफ आधुनिक मुहावरे से प्रेरित रंगमंच था, जिसमें नाटककार ही रंगमंच का प्रस्तावक था, जिसके पाठ की निर्देशक अपनी व्याख्या कर अभिनेता से मंच पर अनुकृति कराते थे। इस मंच पर सब कुछ नियमबद्ध और यंत्र चालित था। यह दर्शकों को यथार्थ के सामने घटने का भ्रम कराता था। मोहन राकेश के नाटक आधुनिक रंग मुहावरे और पाश्चात्य प्रभाव के नाटक थे। इब्राहिम अलकाजी की निर्देशन शैली आधुनिक मुहावरे में ही थी। यद्यपि उन्होंने रंगमंच को प्रोसेनियम से बाहर निकालकर नए स्पेस में भी स्थापित किया था, जिसमें अभिनेताओं द्वारा निर्मित मंच और पुराना किला जैसे ऐतिहासिक स्थल भी शामिल थे। दूसरी तरह का रंगमंच वह था जिसमें अभिनेता या कोई कथा या कोई विचार नाटक की प्रस्तावक थी और नाटक अभिनेता और निर्देशक के संयुक्त उपक्रम से विकसित होता था। हबीब तनवीर के नाटक इसके प्रतिनिधि उदाहरण हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी रंगमंच में एक धारा ब्रेख्त के रंगमंच से प्रभावित रही है, जिसमें एक तरफ ब्रेख्त के नाटकों को हिंदी की विभिन्न बोलियों में खेला गया, दूसरी तरफ शैली का भी अनुकरण किया गया। जड़ों का रंगमंच भी ब्रेख्तियन शैली के निकट था, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य द्वारा महाकाव्यात्मक रंगमंच खड़ा करने की कोशिश की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मोहभंग और 70 के दशक के राजनीतिक परिदृश्य में, जिसमें आपातकाल लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक छीन लेने की कोशिश की गई थी, ऐसे माहौल में रंगकर्मियों को समकालीनता की अभिव्यक्ति अपने नाटकों के जरिए किस तरह करें, यह उपकरण ब्रेख्त के यहाँ मिला था। पारंपरिक रंग शैली की तरफ जाने में रंगकर्मियों को यह शंका भी थी, जिसकी हमने ऊपर भी चर्चा की, कि आधुनिक रंगमंच पर पारंपरिक शैली का प्रयोग कहीं रंगमंच से आधुनिक मूल्यों को विस्थापित तो नहीं कर देगा। ऐसे समय में ब्रेख्त ने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस शैली में व्यापक जनता से जुड़ा भी जा सकता है, इसमें समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति भी हो सकती है और रंगमंच की राजनीतिक पक्षधरता कायम रह सकती है। यथार्थवादी रंगमंच की मध्यवर्गीय ड्राइंग रूम के कथ्य और क्लासिक्स की कालजयिता से बाहर निकलकर उन्हें अपने सामने की दुनिया के संघर्ष और सुख दुख को व्यक्त करने का मौका मिला। हबीब तनवीर, M.K. रैना, बंशी कौल, उर्मिल कुमार थपलियाल, अमाल अल्लाना जैसे हिंदी के निर्देशकों ने ब्रेख्त की शैली का सहारा लिया और उनके नाटकों का मंचन भी किया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी रंगमंच पे संस्कृत नाटकों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसकी भी बहस चली। राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की मुहिम के शुरू होने के साथ ही यह अनुभव किया गया कि संस्कृत रंगमंच भी हिंदी रंगमंच की भावी समृद्धि के विकास में उपयोगी हो सकता है। 1954 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संयोजित प्रथम राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का प्रारंभ बम्बई की ब्राह्मण सभा की संस्कृत प्रस्तुति अभिज्ञान शाकुंतलम से ही हुआ था। दिल्ली के हिंदुस्तानी थिएटर ने संस्कृत नाटकों की प्रस्तुति की ओर विशेष रुझान दिखाया और मोनिका मिश्र के निर्देशन में शकुंतला और हबीब तनवीर के निर्देशन में मिट्टी की गारी और MS सेथु के निर्देशन में मुद्रा राक्षस का प्रदर्शन किया। संस्कृत नाटकों के आधुनिक प्रदर्शन में विविध समस्याएं थीं। चूंकि संस्कृत नाटक एक खास परिवेश की उपज था और आधुनिक परिवेश इससे बिल्कुल भिन्न था, इसमें इसकी प्रस्तुति कैसे की जाए, इसको लेके विशेष शंकाएं भी थी। संस्कृत नाटक के प्रदर्शन को लेकर पुनरुत्थानवादियों और कट्टरपंथियों का रुझान था कि संस्कृत नाटक की प्रस्तुति में नाट्य शास्त्रीय विधान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अतः संस्कृत नाटक के प्रयोग के दो स्तर हुए। पहला नाट्य शास्त्रीय शैली के प्रभाव में था, जिसके प्रयोक्ता रवणीकर, रतन थियम जैसे निर्देशक थे। दूसरा रास्ता पारंपरिक रंगमंच की शैली से होकर गुजरता था, जिसके प्रयोक्ता शांता गांधी, बवा कारन जैसे निर्देशक थे। इन्होंने शैली की बजाय उसके कथ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और परंपराशील रंगमंच की युक्तियों को आधुनिक रंग युक्तियों से मिला दिया। 1973 में मध्य प्रदेश कला परिषद ने कालिदास समारोह को भारत के आधुनिक रंगमंच से जोड़ने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई और उनके परामर्श से कार्यक्रम को नया रूप दिया। इसके मुख्य दो उद्देश्य थे। पहला, देश के प्रतिभावान और प्रतिष्ठित रंगकर्मियों को संस्कृत नाटक खेलने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरा, संस्कृत नाटकों को दूसरी भाषा में प्रस्तुति के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे दूसरी भारतीय भाषाओं के समकालीन रंगमंच से संस्कृत नाटक जुड़ सके। इस समारोह में शांता गांधी ने विक्रमोर्वशीयम, इब्राहिम अलकाजी निर्देशित मिट्टी की गाड़ी, हबीब तनवीर निर्देशित उत्तर रामचरित, बवा कारन निर्देशित अभिज्ञान शाकुंतलम, M.K. रैना निर्देशित भगवत जुकियम और उरुभंगम की प्रस्तुति हुई। संस्कृत नाटकों को हिंदी की विभिन्न बोलियों में भी प्रस्तुत किया गया।
हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी में मिट्टी की गाड़ी, उत्तर रामचरित, दुर्योधन, वेणीक संहार और भगवत जुकीयम का मंचन किया। बौवा कारंत ने गारा की गाड़ी नाम से मृच्छकटिकम का मालवी में और मालविकाग्निमित्रम का बुंदेली में मंचन किया। संस्कृत नाटकों की इन प्रस्तुतियों का मुख्य लक्ष्य था संस्कृत नाटक के कथ्य की शाश्वतता और गहराई को आधुनिक दर्शकों के सामने लाना। दूसरा, भारत की विभिन्न प्रदर्शनकारी शैलियों से संस्कृत नाटक और नाट्य शास्त्र के संबंध का अन्वेषण करना। 60 के दशक के उत्तरार्ध में यह व्यापक तौर पर महसूस किया जाने लगा कि आज़ादी के बाद जिस भारत का स्वप्न देखा गया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है और इससे एक असंतोष को जन्म दिया। रंगमंच में भी यह 2 स्तरों पर महसूस किया जा रहा था। एक स्तर पर कि आधुनिक हिंदी रंगमंच की गतिविधियां मुख्यतः शहर केंद्रित हो गई थी और इन शहरों में भी यह चुनिंदा सांस्कृतिक केंद्रों के दायरे में सिमट गई थी। इस प्रकार के रंगमंच का जुड़ाव व्यापक दर्शक वर्ग से नहीं था। प्रोसेनियम के दर्शकों की एक सीमा थी और प्रोसेनियम रंगमंच भी एक सुरुचिपूर्ण संपन्न दर्शकों की अपेक्षा करता है। सवाल यह था कि शहर में ही मौजूद अन्य दर्शक समूहों तक रंगमंच कैसे पहुंचे, या शहरों से बाहर जहां सुविधा संपन्न प्रेक्षागृह नहीं है वहां रंगमंच कैसे हो। दूसरा यह था कि आधुनिक रंगमंच तत्कालिक प्रश्नों को संबोधित नहीं कर पा रहा था, तो इस तात्कालिकता को कैसे संबोधित किया जाए इसकी भी बेचैनी थी। इन्हीं चिंताओं ने रंगमंच की एक अत्यंत शक्तिशाली विधा नुक्कड़ रंगमंच को लोकप्रिय बनाया। नुक्कड़ नाटकों की अच्छी परंपरा थी। 70 के दशक के बाद इसने फिर जोर पकड़ा और कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने प्रोसेनियम से बाहर निकलकर सड़कों पर नाटक किया। इप्टा के ज़माने के बाद फिर से राजनीतिक मुहावरे के रंगमंच को जनता के बीच ले जाया गया। इस पर बादल सरकार के तीसरे रंगमंच की स्पष्ट छाप थी। सफदर हाशमी ने मशीन और हल्ला बोल जैसे नाटकों से नुक्कड़ नाटकों को ऊंचाई दी। हल्ला बोल का मंचन करते हुए उनकी हत्या हो गई थी। नुक्कड़ नाटकों की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे इस आंदोलन में भटकाव भी आया। लेकिन फिर भी कुछ मंडलियां अब भी हैं जो लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर नुक्कड़ रंगमंच करती रहती हैं। विषय की दृष्टि से भी हिंदी रंगमंच पर पर्याप्त विविधता है। इसमें एक तरफ मिथक और इतिहास के बहाने आधुनिक मनुष्य की समस्याओं को मंच पर उतारा गया, साथ ही आज़ादी के बाद के राष्ट्रीय आत्म की खोज की रंगमंचीय पहल भी हुई। महाभारत और पौराणिक स्रोत से लिखे नाटक इसके आधार बने। हैवदन, ययाति तुगलक, अंधा युग, कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटकों में इतिहास और मिथक की पड़ताल थी। दूसरी तरफ आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन भी यथार्थवादी रंगमंच के जरिए प्रस्तुत हुआ। आधुनिकता के प्रभाव में बदलते मानवीय रिश्तों और नियति से जूझते हुए मनुष्यों को नाटककारों ने अपना विषय बनाया। आधे अधूरे इसका प्रतिनिधि उदाहरण है। तीसरे तरह के नाटक वो हैं जिनका आधार लोक कथा या लोक आख्यान है। हबीब तनवीर के नाटकों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी रंगमंच का स्वरूप शहरी, संभ्रांत और मध्यवर्गीय है। हबीब तनवीर इसे विस्तार देते हैं और इसे निम्न तबके और कस्बों तक ले जाते हैं और कस्बाई कलाकारों को आधुनिक रंगमंच पर उपस्थित करते हैं। आधुनिक हिंदी रंगमंच के विकास में दिशांतर, रानावी रंगमंडल, नया थिएटर, अभियान, संभव, इप्टा, कला संगम, निर्माण कला मंच, रंगवदीशक, मध्य प्रदेश रंगमंडल, दर्पण, थिएटर यूनिट, अपर्णा, अनामिका, पदातिक जैसी रंगमंडलियों और इनैक्ट और नटरंग जैसी पत्रिकाओं का भी योगदान है, जिसका समुचित मूल्यांकन होना अभी शेष है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच आधुनिक भारतीय रंगमंच की धुरी है। शैलीगत तौर पर हिंदी रंगमंच पाश्चात्य, आधुनिक, पारंपरिक, यथार्थवादी, संस्कृत, उत्तर आधुनिक जैसी विविध शैलियों का सम्मिलित रूप है। वहीं विषय की दृष्टि से हिंदी रंगमंच पर पर्याप्त विविधता है। आज़ादी के बाद हिंदी रंगमंच के सामने कुछ लक्ष्य थे। पहला था राष्ट्रीय रंगमंच की परिकल्पना करना, ऐसा भारतीय रंगमंच बनाना जिसके विश्व में पहचान हो, औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाकर आधुनिक भारत की स्थिति और संघर्ष के रंगमंच के माध्यम से सामने रखना और भारत के गौरव को स्थापित करना। हिंदी रंगमंच इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में लगभग सफल रहा है।